चलिए इधर ध्यान दीजिए बेटा सब लोग, इधर फोकस करिए। मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ, ये टॉपिक नीट में थोड़ा सा कहा जाएगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट माना जाएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन उस तरह से। गॉस लॉ या गॉस थ्योरम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में भी पढ़ा था। हमने इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में ये पढ़ा था कि मेरे पास एक एनी टाइप का क्लोज सरफेस है ना, उसके अंदर कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्जेस उसके अंदर एनक्लोज होंगे, तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, या फिर हम लोग कहेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू द सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। कुछ याद आया आपको इस तरह से, है ना। फिर बात की बात है कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आप चाहे तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं समेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। आई बात समझ में। ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में गॉस थ्योरम नाम के टॉपिक में आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि आपके पास अगर कोई भी एक रैंडम शेप का एनक्लोज सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, उसके अंदर कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्जेस बंद है, और हमने कहा था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू द सरफेस क्या रहेगा, आप उसको ये फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, नो डाउट ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ हाल सूरतों में या कुछ सिचुएशंस में जीरो भी हुआ करता था। ये कब? व्हेन द चार्जेस आर आउटसाइड द क्लोज सरफेस। मान लो उस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है ना, चार्ज कहां है? बाहर है ना। तो मैं बोलूंगा इस चार्ज के वजह से इस पूरी की पूरी बॉडी पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा क्या रहेगा? जीरो रहेगा, है ना। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होता है क्लोज बॉडी पे, मगर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में होता है। बात समझ रहे ना। वो सिचुएशन क्या है कि चार्जेस बॉडी के बाहर है, मगर मैग्नेटिज्म का खेल ही कुछ अलग है। इसने क्या बोला स्टेटमेंट को गौर से देखो, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। थोड़ा और अगर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहूं मैं यहां एक वर्ड डाल देता हूं, ऑलवेज जीरो। हमेशा जीरो रहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। बोले ये ऐसा कैसा? मतलब मैथमेटिकली आप क्या कहना चाह रहे हैं कि समेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एस, ई की जगह वेक्टर बी, है ना, जो कि क्या इंडिकेट करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हमेशा हमेशा जीरो ही होता है किसी क्लोज सरफेस पे। बोले ऐसा क्यों? भाई मसला ये है कि अगर कोई भी एक रैंडम शेप का क्लोज सरफेस ले ले, है ना, जैसे यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हुआ करते थे, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हुआ करता था। मैग्नेटिज्म में क्या होता है? पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होते हैं यहाँ पे। अब ऐसा है, क्या आप यहाँ पर एक सिंगल पोल कहीं रख सकते हैं क्या? हम लोग ने क्या पढ़े थे प्रॉपर्टीज में बार मैग्नेट की, है ना, मैग्नेटिज्म की, कि भाई मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ पर। एक अकेला नॉर्थ पोल यहाँ मौजूद हो सकता क्या? अरे नहीं हो सकता। अगर आपको रखना है तो पूरा का पूरा बार मैग्नेट रखना पड़ेगा, पूरा का पूरा बार मैग्नेट रखना पड़ेगा। और अगर पूरा का पूरा बार मैग्नेट रखना पड़ा तो प्लस एम और माइनस एम पोल स्ट्रेंथ, है ना। फिर मैं बोलूंगा भाई बताओ ये फॉर्मूला लगा के देखो, तो वो आएगा टोटल पोल इनसाइड द एनक्लोज सरफेस। टोटल पोल इनसाइड द एनक्लोज सरफेस क्या आएगा? तो बोले प्लस एम प्लस माइनस एम। क्या हो जाएगा? टोटल पोल स्ट्रेंथ जीरो ही छोड़ने वाला है ना। तो भैया तुम कुछ भी कर लो, है ना। देखो बाहर है तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर से आ रही तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स एंटर हुआ है उतना मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर निकल गया। बिल्कुल एज पर द रूल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स, है ना, कि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स एंटर हुआ है उतना बाहर निकल गया। अगर बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो वो तो वैसे ही जीरो है, क्योंकि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स एंटर हुआ उतना बाहर निकल गया। हाँ, मगर मैं एक आध सोचता हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि भाई मैं अंदर कुछ रख दूंगा। जैसे पिछली बार चार्जेस रखते थे अंदर, तो आप बोलते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज, अपने अंदर जो चार्ज बंद करके रखा है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। यही कुछ रूल यहाँ लगा के देखूंगा, भाई नहीं लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि भैया सिंगल पोल एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे अगर याद होगा आपको, एक इलेक्ट्रिक डायपोल वाला कॉन्सेप्ट देखे थे अपन ने, कि एक प्लस क्यू और माइनस क्यू,
है ना, अगर किसी भी एंक्लोज सरफेस के अंदर एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, यानी जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? आपने कहा जीरो, क्योंकि नेट चार्ज एंक्लोज क्या है? जीरो। अब इलेक्ट्रिक डायपोल की जगह अंदर क्या आ जा रहा है? मैग्नेटिक डायपोल, तो ये प्लस एम माइनस एफ, है ना, फिर से नेट पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा अंदर? जीरो। आया बात समझ में? तो यही पॉइंट, इतना छोटा सा ही पॉइंट है इसके अंदर, और कुछ नहीं है ये वाले टॉपिक में। हाँ, इतना ही है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आएगा, बस इतना याद रखो, ये पॉइंट है ना, और नीचे मैं ओरली एक पॉइंट बोल देता हूँ, अब वो लिख लेना, बस लिखो। ये पार्ट बनाना बना, तुम्हारी मर्जी। सर पानी दे दें। चलो बी फास्ट। मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैं बोलता ना, यहां हो गया लिखना आपका। लिखो आगे। द डिफरेंस बिटवीन गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, द डिफरेंस बिटवीन गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म and that of electrostatics the difference between the Gauss law of magnetism and that of electrostatics is according to the fact that no monopoles, no isolated magnetic monopoles, no isolated magnetic, क्या लिखे आपने? The difference between the Gauss law and magnetism, Gauss law of magnetism and that of electrostatic is according to the fact that no isolated magnetic monopoles exist। अभी स्टार्टिंग से ही बोला था। The difference between Gauss law of magnetism, and that of electrostatic is according to the fact that no isolated magnetic monopoles exist ever in magnetism, कुछ नहीं, रफ डायग्राम था वो, छोड़ो। और नोट्स तो है भेज ही दिए ना, उसमें है सारा चीज। चलिए बेटा इधर ध्यान दो।
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मेरे नोट्स में मैंने गलती से इसको अगले टॉपिक में डाल दिया है। रियलिटी में इसको अभी होना चाहिए था, ये टॉपिक में होना चाहिए था। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। खैर, तो ये टॉपिक के अंदर ये दो सब टॉपिक्स आएंगे। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक permeability of a magnetic material, of a magnetic material. Next, relation between magnetic permeability and susceptibility. Relation between magnetic permeability and susceptibility. ये टॉपिक के अंदर ये 3 सब टॉपिक्स अपने को पढ़ने हैं। लिखिए फास्ट, मुझे इसको इरेज करके बनाना है। जी बोलिए, कुछ बोला ना तूने अभी? तेरी आवाज़ पहचान में आ जाती है अलग से। चलो हुआ? तू स्पीड बढ़ाओ यार। थोड़ा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा तुम्हारा केमिस्ट्री में भी आया हुआ है। तुम्हारे केमिस्ट्री में हुआ क्या डैम मैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म हुआ? हाँ, तो अभी देखो उससे रिलेटेड है, मगर मामूली सा हमको कुछ और पढ़ना है। उसमें नंबर ऑफ पेयर्स के बारे में पढ़ते हैं अक्सर, है नो डाउट उसका भी नॉलेज हुआ तो बहुत अच्छी बात है। बट हमारे को जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो थोड़ा सा उससे अलग हट के कॉन्सेप्ट है, उसी का है, थोड़ा हट के पढ़ना है बस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो आप एक इलेक्ट्रॉन इमेजिन करिए जो सर्कुलर ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा है। ओके, सर्कुलर ऑर्बिट में इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन गोल 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 घूम रहा है। तो इट विल जनरेट अ करंट लूप। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन क्या क्रिएट करता है? करंट। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसा गोल 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 ऐसा घूम रहा है किसी न्यूक्लियस के अतराफ एक पर्टिकुलर एटम में, तो ये एक करंट लूप फॉर्म कर रहा है जिसका करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ऑफ कोर्स ना, करंट क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अच्छा ठीक है, मान लिया। तो मुझे इस बात को प्रूफ करना है, प्रूफ तो नहीं करना है, हम बोलेंगे कि इसमें एक मैग्नेटिक मोमेंट तैयार होगा ये इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की वजह से, और वो मैग्नेटिक मोमेंट किधर तैयार होगा, कैसा होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, हमें वो कैलकुलेट करना है। देखो याद करो, मैग्नेट, बार मैग्नेट अपने स्टडी किए थे, उसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़े थे। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता क्या है कि दो ऑपोजिट पोल्स होंगे,
और कुछ फासले से वो डिफरेंट से सिचुएटेड होंगे, है ना, दे विल बी सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। तो वहाँ एक जो अरेंजमेंट तैयार होगा उसको कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होना मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू रिपेल और अट्रैक्ट। अगर मैं बोल रहा हूँ किसी फलाना मटेरियल में मैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तैयार कर रहा हूँ या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, किसी फलाना मटेरियल में क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, मतलब उसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है, उसमें क्या है, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी, वो अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। आई बात समझ में? तो हम लोग कई जगह पे क्या करते हैं, मटेरियल्स में, हर चीज में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होने की तलाश करते हैं। अगर किसी चीज में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है तो मतलब उसमें क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। अब ऐसा देखा जाए, तुम थोड़ा सोचो इस बात को गौर से, हर एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो न्यूक्लियस के अतराफ गोल 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 घूमते रहता है ना। तो जब ये गोल गोल घूमता है, ऑर्बिट में होता है, तो एक करंट लूप बना लेता है वो, करंट लूप। जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा तो करंट लूप ऐसा, करंट लूप आ गया मतलब आ गया। और इस करंट लूप का एक सर्टेन एरिया भी, भले छोटा है मगर है तो सही ना एरिया। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में हमने पढ़ा है कि एक मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप I इंटू ए से, NIA से या IA से अपन बनाते हैं, है ना। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में हमने पढ़ा था, IA से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यहां पर क्योंकि इसने करंट कैरिंग लूप बनाया, मतलब उसके पास I की एक सर्टेन वैल्यू है, वहां उसका एक सर्टेन एरिया है, मतलब उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ने क्या पैदा कर दिया, मैग्नेटिज्म। उसने मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट कर डाला, यानी क्या पैदा कर दिया, मैग्नेटिज्म जनरेट कर डाला, मतलब उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। इससे एक बात लॉजिकली ये बैठती है कि हमारे आसपास मौजूद हर एक चीज, इवन आरसेल्फ, हम सब में एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। मतलब ये है कि भैया अगर मुझे वो वहां पर लोहे की चीज को खींचना है, सट करके ऐसा हाथ में आ जाना, हैमर, वो है ना, कौन सा आता है, क्या नाम है उसका, थॉर के हथौड़े के जैसा, बोले मेरे हाथ में भी हथौड़ा आ जाना चाहिए, ऐसा है ना भैया, ऐसा होना चाहिए भाई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना। चलो इसी बात को प्रूव करते हैं, प्रूव तो नहीं, मतलब इसको कैलकुलेट करते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्यूशन में है तो भैया इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो होगी, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मगर वो कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं फोकस कर रहा हूं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन पे। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं इसको दे सकता हूं बाय द फॉर्मूला 2πr/v। ओके, इलेक्ट्रॉन के गोल गोल घूमने के वजह से जो करंट लूप पैदा हुआ है उसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूं बाय E/t, द फ्लो ऑफ चार्जेस फॉर द टाइम इट फ्लोज, है ना। सर्कुलर लूप में अपन ये वाला फॉर्मूला लेते हैं, आपको पिछले इसमें याद होगा, ठीक है। मगर t की वैल्यू क्या है, ये है 2πr/v, यानी कि I की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं EV/2πr, ये मेरे पास I की वैल्यू आ गई। अगर मैं ये मान के चलूं इस सर्कुलर लूप का एक सर्टेन रेडियस है, दैट इज r, तो उसका एरिया क्या आएगा, πr², है ना। और जैसे कि मैं जानता हूं फॉर सर्कुलर करंट लूप, फॉर सर्कुलर करंट लूप मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, I/A। फॉर सर्कुलर करंट लूप मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, I/A। देयरफॉर मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू, I की वैल्यू क्या आएगी, EV/2πr, और एरिया की वैल्यू क्या रहेगी, πr²। पाई गया, r गया, ऊपर का r गया। देखो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, EV/2। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट तैयार हुआ है ये इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की वजह से तैयार हुआ है, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में होने की वजह से तैयार हुआ है, इसीलिए इसको कहा जाता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। क्या कहा जाता है इसे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। और उस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है,
EVR/2। आई बात समझ में आपको, है ना? चलो ठीक है, ये आ गया ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। अगर मैं इसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मैं इसे मल्टीप्लाई भी करता हूं और डिवाइड भी करता हूं, तो E मास ऑफ इलेक्ट्रॉन VR/2 टाइम्स ऑफ ME। चलो ये जरा बताओ तो ये MEVR कुछ देखकर कुछ समझ में आ रहा है, कुछ याद आ रहा क्या? एंगुलर मोमेंटम है ना, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बनता है MVR। तो फिर मैं यहां लिखूंगा भैया ये तो फिर क्या बन गया? एंगुलर मोमेंटम बन गया। किसका बन गया? इलेक्ट्रॉन का, है ना, और ऑर्बिट की वजह से तैयार हुआ है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। आई बात समझ में? तो ये रहा हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इन वेक्टर फॉर्म अगर मैं इस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को वेक्टर फॉर्म में स्टडी करूं तो मैं इसको ऐसा लिखता हूं, वेक्टर MO इज इक्वल्स टू -E ट्वाइस ME इंटू वेक्टर LO। देखो ये सारे फैक्टर्स तो स्केलर क्वांटिटीज है, सिर्फ ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ऐसा क्यों हुआ कि भैया एंगुलर मोमेंटम आपको इस तरह से दिया गया? भाई देखो सिंपल सी बात है, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल दिया जाता है। अगर कोई चीज़ ऐसा गोल गोल घूम रही है तो बाय राइट हैंड रूल अंगूठा ऊपर आ रहा है तो एंगुलर मोमेंटम ऊपर की तरफ आएगा। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ जो एंगुलर मोमेंटम जनरेट हो रहा है ड्यू टू इट्स मोशन, तो वो ऊपर की तरफ जनरेट हो रहा है एंगुलर मोमेंटम। व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक मोमेंट? वो भी राइट हैंड रूल से दिया जाता है, मगर करंट की डायरेक्शन के हिसाब से, करंट की डायरेक्शन के हिसाब से। अब करंट कैसा घूम रहा? देखो चार्ज ऐसा घूम रहा था, करंट उल्टा घूम रहा ना, तो बाय राइट हैंड रूल नीचे। तो भाई करंट का जो डायरेक्शन है वो नीचे है, तो दैट्स वाई करंट की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा वो नीचे के डायरेक्शन में जनरेट हो रहा। दैट्स वाई मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन रहेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। आया बात समझ में आपको? तो ये है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, जो कि हम देख सकते हैं वेक्टरली वो ऑपोजिट होता है एंगुलर मोमेंटम के। लिखो फास्ट। इधर का पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट। किसी को आगे फर्स्ट पार्ट? चलिए अब एक कॉन्सेप्ट पे जाते हैं हम, जिसे कहा, जो पार्ट रिलेटेड है थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स से। मॉडर्न फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स आपने पढ़ा है, कुछ लोगों ने पढ़ा था उसको एक स्पेशल क्लास में, है ना। देखो क्या है, एक बहस चालू थी कि जो एटम है उसका फॉर्मेशन कैसा है। जे थॉमसन ने बताया था कि एटम का स्ट्रक्चर एक तरबूज के जैसा है ना, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो तरबूज के बीजे होते हैं उस तरह से एम्बेडेड होते हैं। मगर बाद में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके तहत वो पता चला ये बिल्कुल गलत है। फिर रदरफोर्ड ने अपना एक कंजम्पशन दिया कि उसने ये कहा कि देखो इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर वैसा बिल्कुल नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन और एटम यूनिवर्सल लॉ को फॉलो करते हैं। यूनिवर्सल लॉ मतलब हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ के आगे घूम रही है। जैसे हम लोग अगर देखा जाए, अर्थ है ना आपके सन के अराउंड घूम रहा है, सन गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड घूम रहा है, गैलेक्सी क्लस्टर के सेंटर के अराउंड घूम रही है, क्लस्टर यूनिवर्स के सेंटर के अराउंड घूम रही है, यूनिवर्स मल्टीवर्स के सेंटर के अराउंड घूम रहा है। अब मल्टीवर्स के आगे का पता नहीं अपने को, है ना। मतलब दुनिया की हर चीज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी के आगे सेंटर में ग्रेविटी घूम रही है। इन दैट सेंस उन्होंने कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अतराफ घूम रहा है, यानी नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस के अराउंड घूमता है। मगर ऐसा है कि आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, कि एक्सेलरेटेड मोशन इज जब भी कोई चीज़ एक्सेलरेटेड मोशन में होती है तो इट लिबरेट्स एनर्जी। तो वो क्या करती है, एनर्जी छोड़ती है। तो इलेक्ट्रॉन भी जब गोल गोल घूमेगा न्यूक्लियस के तरफ तो वो एनर्जी छोड़ेगा, और होना ये चाहिए कि भैया उसका एनर्जी कम होगा और वो धीरे धीरे अपना एनर्जी कम होने की वजह से
स्पाइरल पाथ परफॉर्म करेगा, न्यूक्लियस में आके चिपक जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू द ओल्ड एनसीईआरटी, इस बार का झगड़ा जो हुआ था है ना, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड एनसीईआरटी है ना, एटम इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, ओल्ड एनसीईआरटी में, एटम इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। और इसी पर इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था, कई लोगों ने वो वाले पॉइंट को, और अपन ने भी क्लास में बोले थे, उस पर से उसका आंसर दिए। मगर न्यू एनसीईआरटी में कहा गया एटम इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। हाइयर एटम्स थोड़े से इसमें न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन होता है, आप न्यूक्लियर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ऑन दैट बेसिस न्यू एनसीईआरटी में उसको अलग मार्क्स दिया, उसका झगड़ा भी चला, कई लोगों के 5 मार्क्स चले गए 2 लोगों की वजह से, है ना। तो अब ऐसा है कि चलो यहाँ पर हमने क्या देखा कि उनका जो रदरफोर्ड ने अज्यूम किया था कि भैया इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम सकता है विदाउट लिबरेटिंग एनी एनर्जी, है ना। सॉरी, जब इलेक्ट्रॉन गोल घूमेगा तो वो एक्साइटेड मोशन में होगा, वो एनर्जी खो देगा और आके न्यूक्लियस में चिपक जाएगा। ये हम लोग ने अंदाज़ा देखा था। मगर बाद में जब उनसे सवाल किया गया भैया ऐसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके चिपक जाना चाहिए, मगर ऐसा तो होता नहीं है असल में। इलेक्ट्रॉन एटम तो एक वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो रदरफोर्ड साहब को उसका जवाब देके नहीं जमा था, मगर उनका स्टूडेंट जो था नील बोर, है ना, उसका उन्होंने जवाब दिया था कि ये पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन जो है बिना एनर्जी लिबरेट करे गोल गोल घूम सकता है। वो कब? अगर उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग या बोर्स सेकेंड पॉस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू बोर्स सेकेंड पॉस्टुलेट, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में होता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई के बराबर होता है। अकॉर्डिंग टू द बोर्स सेकेंड पॉस्टुलेट, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। अरे बोले भाई फिर तो कैसा करेंगे? अब यहाँ पर फिर दो बातें आ जा रही। सॉरी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर, इसको दे देता हूँ मैं 3। तो अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, इक्वेशन नंबर 2 में एंगुलर मोमेंटम की ये वाली वैल्यू डाल दो। देयरफॉर फ्रॉम 2 and 3 ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या आएगा? E/2me nh/2 पाई, एंगुलर मोमेंटम की जगह। हाँ, ये चीज़ के बारे में बता दूं, h क्या है? h स्टैंड्स फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। n क्या है? ये इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है क्वांटम मैकेनिक्स के लैंग्वेज में। अपनी सादी भाषा में बोले तो नंबर ऑफ शेल, कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड, है ना। शेल मालूम है ना, एक एटम में कितने शेल होते हैं? एक एटम में कितने शेल होते हैं? 5, 7, 4, कौन कौन से? K11। फिर ऑर्बिट्स कितने होते हैं एटम के? केमिस्ट्री पढ़ो रे। हाँ बोलो, तुम उसके टाइप्स बता रहे। पॉसिबल कितने हैं शेल्स ऑर्बिट होना? 7 ही होते क्या? बस 7 से ऊपर नहीं होते क्या? 7 ही है क्या? मतलब देखो, जैसे एक पहला ऑर्बिट होता है सबसे नज़दीक, ऊपर गया तो सेकंड ऑर्बिट, थर्ड, कितने ऐसे? 7 ही होते क्या? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है, उसके कोई सा फिक्स क्वांटिटी नहीं है। तो उसके अनलिमिटेड शेल्स होते हैं, इनफाइनाइट शेल्स होते हैं, कितने भी हो सकते हैं। अब ऐसा है, सुन लो इधर बात। अब इलेक्ट्रॉन आपका ऑर्बिट में है, तो कौन से ऑर्बिट में? फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड शेल में, थर्ड शेल में, फोर्थ शेल में, है ना, कितने भी हो सकते हैं। ये होता है n, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये नंबर ऑफ शेल। इसको क्वांटम मैकेनिक्स के लैंग्वेज में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला जाता है, ये याद रखना, है ना। मैं उसमें बताऊंगा, वो पर्टिकुलर चैप्टर जब पढ़ूंगा तब बता दूंगा मैं। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है इसकी वैल्यू तुमको उस फॉर्म में दे दे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज दिस मच, तो बोले साला ये क्या चीज़ टपक गई। ये नंबर ऑफ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे, देखो m0 इज इक्वल्स टू
E इंटू एच अपॉन 4me पाई, ये 4 पाई me नंबरों को, कांस्टेंट चीज़ों को पहले मल्टीप्लाई बाय n, मल्टीप्लाई बाय n। तो ये इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आई, ये इक्वेशन आई। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे, ओ ओके अब देखो यहाँ पे फॉर n इक्वल्स टू 1, अगर n की वैल्यू 1 हो गई तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा? EH अपॉन 4 पाई me, EH अपॉन 4 पाई me। अब देखो यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ सारे के सारे चीज़ें कांस्टेंट है। 4 एक खालिस नंबर है, पाई भी एक नंबर है, 3.142 एंड सो ऑन। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। H प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻34 JS। Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। यानी यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें कैसी है बेटा? कांस्टेंट है। अगर मैं ये सारी की सारी वैल्यूज डाल दूँ तो इसका जो वैल्यू आएगा वो ये आएगा 9.274 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। 9.274 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये एक फिक्स वैल्यू आएगी, है ना। तो अब ये जो फिक्स वैल्यू आई है इसको कहा जाता है, हाँ, बोर्स मैग्नेटॉन। इसे कहा जाता है बोर्स मैग्नेटॉन। तो इसे कहा जाता है बोर्स मैग्नेटॉन। और हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट बोर्स मैग्नेटॉन के फॉर्म में कैलकुलेट किया जाता है ना। इसका हम बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट इतना इतना बोर्स मैग्नेटॉन है ना। इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। आई बात समझ में आपको? और एक और चीज़ यहाँ पर रह गई, जैसे कि E अपॉन ट्वाइस एम, 8 E अपॉन ट्वाइस एम, ये यहाँ पर आया ना, ये E अपॉन ट्वाइस एम, इसे बोला जाता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। और इसकी वैल्यू होती है आपकी 8.8 इंटू 10⁻, आई एम नॉट गेटिंग द वैल्यू, 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर किलोग्राम। 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर किलोग्राम। एक्चुअली ये कहना चाहता है कि भाई किसी भी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम, वो हमेशा फिक्स आता है, कांस्टेंट आता है। दैट इज हाउ मच? 8 इंटू, जैसे कि मान लो किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर, एक फिक्स वैल्यू आती है, दैट इज पाई, 3.142 एंड सो ऑन, है ना। तो वैसे ही किसी भी एटम के ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को अगर आप उसके एंगुलर मोमेंटम से डिवाइड करते हैं तो वो एक फिक्स वैल्यू आती है, एंड दैट इज हाउ मच? 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर किलोग्राम, है ना। इसको कहा जाता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो, है ना। ये रिलेटेड कुछ वैल्यूज है जो मैं बोला था पिछले चैप्टर में, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में, कि कुछ कॉन्सेप्ट है जो अगले चैप्टर में आने वाले हैं, है ना। ये वाले कॉन्सेप्ट है वो। आई बात समझ में आपको? ठीक है। और ये है बोर्स मैग्नेटॉन। और बोर्स मैग्नेटॉन का एक टर्मिनोलॉजी है जिसके टर्म्स में हमेशा किसी भी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट नापा जाता है। ठीक है, लिखो फटाफट। चलिए ध्यान दीजिए इधर बेटा। अगला टॉपिक है मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी। हमको इस टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले देखो, एक चीज़ बता दूं मैं आपको, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होता है, मान लो कि वो इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव हो रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन के पास नो डाउट एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है। क्या होता है? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। मगर सिर्फ उसके पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, उसके अलावा उसके पास एक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अर्थ सन के अतराफ रिवॉल्व करता,
रिवॉल्व करने के वजह से या रिवॉल्व करते वक्त वो साथ ही साथ रोटेट होते हुए जाता हो, स्पिन होते हुए। तो बस इन द सेम सेंस इलेक्ट्रॉन भी ऐसा रोटेट होते 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 जाता है। तो जिस तरह से आपने देखा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होने के कारण वो मैग्नेटिक मोमेंट पैदा करता है, वैसे वो स्पिन होने के कारण भी मैग्नेटिक मोमेंट पैदा करता है। और उसका जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ये हमेशा अपोजिटली डायरेक्टेड होता है, अपोजिटली डायरेक्टेड होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब बोलते हैं किसी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट, वो असल में स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट माइनस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है। दोनों में से माइनस करके बताया जाता है कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ये है। आई बात समझ में? अब ऐसा है जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि हर एटम का एक ना एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता ही है, यानी हर किसी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया, एक लोहा है, लोहे को मैग्नेटिक फील्ड में रखो बहुत देर तक तो वो मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लग जाता है। अगर ये लोहे की छड़ी है मान लो थोड़ी देर के लिए, और फिलहाल मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में नहीं रखा, ऐसी है, और दूसरे लोहे की छड़ी के साथ अगर मैं उसको करीब लेकर आता हूँ तो मैं देखूंगा इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील नहीं हो रहा। मगर थोड़ी देर के लिए इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड के साथ रखा है ना, अच्छा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के साथ रखा, और जब मैंने करीब लाया तो ये चिपक रहे हैं आपस में, है ना। अब इसमें मैग्नेटिज्म तैयार हो गया, इसमें ऑफकोर्स मैग्नेटिज्म तैयार हो। ऐसा क्या खेल हुआ है ना, या क्या चीज़ की वजह से यहाँ मैग्नेटिज्म तैयार हो गया? तो हम कहते हैं कि देखो क्या हुआ, इन सभी के पास मैग्नेटिक डायपोल्स थे, यानी मैग्नेटिक मोमेंट था सभी के पास, उसके अंदर एटम्स थे छोटे छोटे, मैग्नेटिक मोमेंट था। जब मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो क्या होता है कि वो मैग्नेटिक मोमेंट्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, वो मैग्नेटिक मोमेंट्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए मैं चलो जूम करके देखता हूँ, ये लोहे की छड़ी को मैंने जूम करके देखा तो मैंने देखा देखो ये एक एटम है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में, ये दूसरे एटम का मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में, ये तीसरे एटम का मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में, चौथे का इधर, पांचवे का इधर, छठे का इधर, सब है ना, ऐसा अलग अलग नजर आ रहा है। क्या नजर आया? ये सब बिखरे पड़े, कोई इधर बोल रहा इधर की तरफ, कोई बोल रहा उधर की तरफ, कोई बोलता इधर की तरफ, कोई बोलता इधर की तरफ, कोई बोलता उधर की तरफ, तो कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं बोल रहा। अब 10 में से 7 मैग्नेटिक मोमेंट तैयार हो गए, वो बोले अपन सब एक डायरेक्शन में जाएंगे, है ना, इधर 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 इधर, 7 तैयार, भले ही 3 अभी तक के नहीं माने, कम से कम 7 तो तैयार हुए। तो 7 तैयार हो गए, अब बोल रहे कि ठीक है अपन सब इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। अब देखो ये इस डायरेक्शन में तैयार अलाइन हो गए, तो अब मैं कहूँगा देखो इस मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये है, मतलब सामने रहेगा नॉर्थ पोल और पीछे रहेगा साउथ पोल। अब ये इस तरह से अलाइन होने की वजह से उन मैग्नेटिक फील्ड को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल गई। अब ये हिस्सा बनने को तैयार हो गया क्या? नॉर्थ पोल, और ये हिस्सा क्या बनने को तैयार हो गया? साउथ पोल। और अब ये बिहेव करेगा एज मैग्नेट। अब इसके करीब अगर कोई भी मैं लोहे की छड़ी लेकर आता हूँ तो वो उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, है ना। पहले क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहा था? क्योंकि सब बिखरे थे। तो मेन खेल रहता है जब भी कोई चीज़ लोहे को आप मैग्नेट बनाते हो तो मेन खेल रहता है उसको मैग्नेटाइज करने का। मैग्नेटाइज करना मतलब उसके पोल को अलाइन करना। अब जब मैं पोल को अलाइन कर दूंगा, देखो याद है 10 में से कितने माने थे? 7, अभी भी 3 नहीं मान रहे थे। मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो ऐसा कि 3 में से या तीनों के तीनों अपोजिट डायरेक्शन में चले गए थे, तीनों के तीनों अपोजिट डायरेक्शन में चले गए थे। हर एक मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम है, या सॉरी हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम है। हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट मैंने क्या बोला? कैपिटल एम। 7 बोल रहे इधर, तो इनका मिलकर मैग्नेटिक मोमेंट कितना तैयार हो गया? 7m। 3 बोल रहे इधर, इनका क्या हो गया? 3m। अब कुल मिलाकर कितना हुआ फिर? 4m। 7m माइनस 3m दैट इज 4m। मैं बोलूँगा इस पर्टिकुलर आपका जो कहा जाएगा लोहे की छड़ी है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4m आ रहा है। आया समझ में? अब ऐसा है, मान लो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आई बाहर से, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लिया, वो जो 3 में से 10 में से जो 3 बहक गए थे उसमें से क्या बोलते 2 हम लोग भी अलाइन हो जाते हैं इसी डायरेक्शन में। अब कितने अलाइन हो गए इस डायरेक्शन में? 9m। एक अकेला अभी भी बोल रहा नहीं मैं तो इधर ही जाऊँगा, रहते ऐसे है ना, नहीं मैं तो इधर ही जाऊँगा। अब बोले ये 1m। अब बताओ टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया फिर? 8m। कितना हो गया? 8m, है ना।
तो बात क्या हो रही है कि जब भी किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, इसको मैग्नेटिक मटेरियल मतलब क्या होता है, लोहा, कोबाल्ट, निकल, जो अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से, तो जब भी कोई मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं अपन, वो हल्का सा मैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटाइज कैसे होता है, मैग्नेटिक डायपोल्स अलाइन होकर। तो हम देखते हैं कुल मिला के कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हुआ तैयार एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर वो चीज़ मैं एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कैलकुलेट करूं तो हम लोग कहते हैं उसको मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, अगला पहला टॉपिक जो हम लोग देखने वाले हैं वो है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन, इसको डिफाइन ऐसे कहते हैं अपन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम when the magnetic material gets magnetized is called as magnetization, or intensity of magnetization, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आई बात समझ में? तो भैया हमने किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक डायपोल्स तैयार हो गए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो जो मैग्नेटिक डायपोल्स तैयार हुए हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन। पर यूनिट वॉल्यूम जो तैयार हुई, मैग्नेटाइजेशन है मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। याद रखना है, ये वर्ड इंटेंसिटी दो बार आएगा, एक है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और एक है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दोनों अलग अलग चीज़ें, याद रखना है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी अलग अलग चीज़ें। समझ में आया कि मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका देखो, आई से दिया जाता है इसको, कभी कभी mz से, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन नेट वॉल्यूम, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन नेट वॉल्यूम, ये होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्म, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन मैग्नेटिक वॉल्यूम। इसका SI यूनिट, मैग्नेटिक मोमेंट का SI यूनिट क्या होता, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो एम्पियर पर मीटर। और डायमेंशन क्या होता है मीटर का, L-1 है ना, तो L-1 A1। आया समझ में? मैग्नेटाइजेशन सिंपल क्या है कि भाई कितना मैग्नेटाइज हुआ, ये कितने डायपोल्स है वो अलाइन हो गए, या कितना टोटल मैग्नेटिक मोमेंट तैयार हुआ है एक छोटे से वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजेशन, है ना। अगर ज़्यादा डायपोल्स तैयार हो गए तो मतलब मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा हो गया, ये अच्छा मैग्नेट बन गया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया। अगर कम डायपोल्स तैयार हुए तो मतलब कम हुए मैग्नेटाइजेशन। अगला है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, द रेशियो ऑफ B by H, H is B by mu, हाँ, the ratio of strength of magnetic field
टू द मैग्नेटिक permeability to the magnetic permeability is called as magnetic intensity, is called as magnetic intensity. अब देखो गौर से, मिसाल के तौर पे देखिए आप, अगर मेरे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है ना, जैसा मैं ये चाहता हूं कि ये मैग्नेटिक मटेरियल है, मैं इसको मैग्नेटाइज करना चाहता हूं, यहां से मैं दूसरा बार मैग्नेट या कोई भी एक मैग्नेट रखता हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहां पहुंचती है और इसे मैग्नेटाइज करती है, और मैं देखता अच्छा ये भी अच्छा मैग्नेट बन गया। मगर थोड़ी देर के बाद मैं सोचा, अरे इस बार मैग्नेट में जो क्षमता थी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने की, जो कैपेसिटी थी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने की, और उसके कारण जो मैग्नेटाइजेशन हो सकता था, उसके कारण यहाँ जो मैग्नेटाइजेशन हो सकता था सिर्फ इस बार मैग्नेट की वजह से, यहाँ पर उससे ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन हुआ है, कम नहीं। क्या हुआ है? ज़्यादा मैग्नेट। अबे साला ये ज़्यादा कहाँ से आ गया, है ना? आप बोलेंगे गैब की मदद है ये, बोले है ना, ये ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन कैसे हो गया? हम तो सोच रहे थे, है ना, हम क्या सोच रहे थे भैया, ये है ना, मान लो फॉर एग्जांपल ये जो बार मैग्नेट है, अगर ये बार मैग्नेट के करीब में यहाँ पर कोई मैं मैग्नेट रखता हूँ, एकदम चिपका के रखता हूँ मैं, तो मान लो ये 10 एम्पियर पर मीटर का मैग्नेटाइजेशन कर सकता है। कितना कर सकता है? 10 एम्पियर पर मीटर। अब मैंने थोड़ी दूर रख दिया है, अब इसका मैग्नेटाइजेशन हो गया 11 एम्पियर पर मीटर। अब ये कैसे हुआ? दूर रखने में तो कम होना चाहिए था, है ना? ये कैसे हो गया? यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन बढ़ कैसे गया, है ना भाई? क्या है मालूम क्या? ये देखो, तुमने इसको मैग्नेटाइज करने के लिए यहाँ रखे, इसी जो आसपास उसको सराउंडिंग था ना, वो भी हल्का सा मैग्नेटाइज हो गया। वो भी क्या हो गया? हल्का सा मैग्नेटाइज हो गया। अब ये सराउंडिंग भी मैग्नेटाइज हो गया, और सराउंडिंग अगर वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा, तो उसने भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ फैलाया। तो अब ये जो दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल था, उसको दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड मिल रही थी, एक असल बार मैग्नेट की और एक सराउंडिंग की भी, और इन दोनों के वजह से ये मैग्नेटाइज हो गया था। मैं ले बड़े काम फेल हो गया। तो मेरे को क्या करना है? मेरे को पता लगाना है कि सिर्फ इसके कारण कितना हुआ, इसके कारण कितना हुआ। तो मैं क्या करूंगा, उसमें से आसपास के सराउंडिंग के असर को क्या करूंगा, माइनस बोलो या डिवाइड कर दूंगा, अलग कर दूंगा। ये मल्टीपल में रहता है इसलिए डिवाइड कर दूंगा, अलग कर दूंगा, है ना, मतलब सिंपली हटा दूंगा। अरे ये कैसे पॉसिबल होगा? अरे सिंपल सी बात है, देख क्या कर, तू ये देख, जिस जगह पे तू मैग्नेटाइजेशन कर रहा है उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कितनी है। बोले मान लो अगर वो एयर है, अगर वो मीडियम एयर है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की ताकत है B0। मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कितनी है? B0। और मीडियम की परमिएबिलिटी, मतलब मीडियम की कैपेबिलिटी मैग्नेटाइज करने की, वो कितनी है? तो बोलेंगे वो μ0 है। वो कितनी है? μ0। तो वहां की मैग्नेटिक फील्ड की ताकत में से इसकी ताकत को अलग कर दे। डिवाइड करना मतलब क्या होता है? अलग करना होता है ना। तो इसको तो डिवाइड कर दे, तो अब जो बचा कुचा माल रहेगा वो जो तेरा असल सोर्स है ना मैग्नेट का, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की ताकत क्या है या उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है। आया समझ में? जब मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है कि कहीं पे अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, तो वहाँ से मैं क्या करता हूँ, उसके सराउंडिंग में क्या क्या मटेरियल है पता नहीं, उस सराउंडिंग के असर को हटा के वो सिर्फ और सिर्फ उस मैग्नेटिक मटेरियल की क्या ताकत है, कितना फोर्स है, तो वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसे कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसी को मैग्नेटिक इंटेंसिटी को ही कहा जाता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को ही क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। अब देखो, मैग्नेटिक इंडक्शन का ऐसा यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का होता है वेबर पर एम्पियर मीटर। वेबर पर एम्पियर मीटर। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप डालेंगे यहाँ पर, वेबर देख लो आप, यहाँ मैं रफ में लिखता हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है। वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना, और वेबर पर एम्पियर मीटर। तो देखो क्या होगा, वेबर वेबर तो कैंसिल हो जाएगा, ये मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये सबसे ऊपर चला जाएगा। क्या नजर आया?
एम्पियर पर मीटर, मतलब इसका एसआई यूनिट भी वही आएगा, एम्पियर पर मीटर। तो इसका एसआई यूनिट आएगा वेबर पर, सॉरी वेबर कहाँ से आ गया, एम्पियर पर मीटर। और ऑफ कोर्स अगर एसआई यूनिट वही है तो डायमेंशन भी वही रहेगा, L-1 A1। आई बात समझ में आपको? लिख लो। इधर का हुआ मैग्नेटाइजेशन, हुआ मैग्नेटाइजेशन, लिखना सभी का हो गया। तीसरी चीज, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? बहुत आसान है, एक्शन पे रिएक्शन देखते हैं हम, चेक करते हैं, उसको ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, है ना। बोलते हैं द फॉलोइंग पर्सन इज वेरी ससेप्टेबल टू सम डिजीज, मतलब वही सेंसिटिव। अब यहाँ एक्शन क्या है? एक्शन ये है कि इस बार मैग्नेट ने मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया, उसकी ताकत कितनी थी? ये इतनी है ना, और उसके वजह से रिजल्ट क्या हुआ? ये मैग्नेटाइज हो गया, है कि नहीं। अब जब मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ कि भैया इसने इतनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया और ये इतना मैग्नेटाइज हो गया, तो हम लोग कहते हैं उसको ससेप्टिबिलिटी। जैसे मान लो इसने 10 एम्पियर पर मीटर की मैग्नेटिक इंटेंसिटी पैदा किया और ये मैग्नेटाइज हो गया 10 एम्पियर पर मीटर, तो डिवाइड करो दोनों को 1:1, यानी परसेंटेज में देखा जाए तो 100%, ये 100% मैग्नेटाइज हो गया, यानी जितनी फील्ड इसने दिया था पूरी की पूरी इस्तेमाल में आ गई। मैंने कहा कि इसने 10 दिया, इसका 5 एम्पियर मीटर मैग्नेटाइजेशन हुआ। अब 1/5 कितना होगा? 1/2, मतलब जितना दिया था उसमें से सिर्फ आधा ही काम में आया, इसका ससेप्टेबल मतलब उतना ही हुआ। तो वही हम लोग बोलेंगे इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का रेशियो है, उसका सिंबल है ये काय, चाय। अमजद है ना, केमिस्ट्री बोलते क्या? केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री जैसा भाई, अगर वो केमिस्ट्री बोले तो चाय बोल सकते, केमिस्ट्री बोल रहे हो तो काय बोलेंगे, तो उसके सिंबल है काय, ठीक है, काय। ओके, अब इसको मैं कहूंगा कि ये है mz/h। ये क्या बेटा? mz/h। आप सिंपली कंपेयर कर रहे हो ना, मैंने इतनी फील्ड प्रोवाइड किया, इसमें से इतना मैग्नेटाइजेशन हुआ, mz/h। आई बात समझ में? और खास बात, इट इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। It is a unitless and dimensionless quantity. It varies with surrounding temperature. टेम्परेचर के साथ वो उसकी वैल्यू बदलते रहती है। वैसे ये चीज़ सिर्फ पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक के लिए ट्रू है, डायमैग्नेटिक के लिए ट्रू नहीं है ये वाला पार्ट। आएगा ना वो, जहाँ पर आएगा तब स्टडी करेंगे। आया समझ में? सॉरी, करना है करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, देखो यहां मैंने क्या बोला था, अगर एयर रहा तो ये फॉर्मूला है, कुछ सम अदर मीडियम रहा तो उसको आप b/μ भी लिख सकते हैं। अगर एयर रहा मीडियम आसपास का तो b0/μ0, अगर आसपास का मीडियम कुछ और है तो उसको सिंपली b/μ भी बोल सकते हैं। ये था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब आया नेक्स्ट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी।
easy to define. Magnetic permeability is nothing but magnetic field strength divided by magnetic intensity. तो मैं बोलूंगा मैग्नेटिक परमीएबिलिटी, ये क्या चीज है? इट इज द रेशियो ऑफ magnetic field intensity to the magnetic या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल दो, दोनों एक जैसा लगेगा। to the magnetic intensity, it is a ratio of magnetic field strength to the magnetic intensity। यानी अगर मैं किसी मीडियम की बात कर रहा हूँ तो B/H, और अगर वो मीडियम एयर है तो B0/H। अरे सिंपल सी बात है ना। मैंने क्या करा कि भैया मैंने ये बार मैग्नेट रखा था और ये सामने मैग्नेटिक मटेरियल रखा था। अब मैं बोल रहा हूँ कि भैया ये तो बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज हो गया, तो क्यों बोले? सराउंडिंग की वजह से। अब सराउंडिंग का असर कितना है वो निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि भैया जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसमें से आपके जो आपका सोर्स मैग्नेट था उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी को क्या करो, डिवाइड कर दो, अलग कर दो। जो बचा कुचा माल रहेगा वो क्या बताएगा? अरे भैया ये जो आपको बचा कुचा माल है ना, ये आसपास के सराउंडिंग की वजह से है। तो इसीलिए ये हो गया आपका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है वो तो अपन पहले भी देख चुके हैं, वेबर पर एम्पियर मीटर स्क्वायर। वेबर पर एम्पियर मीटर स्क्वायर। और उसका डायमेंशन तो मैंने आपको पहले ही उस चैप्टर में बता दिया था निकाल के। M1L1 T-T2 कितना है वो? M1L1 T2 A-2 है शायद से ना। डायमेंशन कितना आ रहा? एम्पियर मीटर, हाँ सॉरी, M1L2 T2 A-2 चेक करो तो यही क्या? M1L1 T2 है, सॉरी M1L1 T2 A-2। एक बार चेक कर लेना तुम लोग में। M1L1 T2 A-2 ये शायद से इसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का डायमेंशन है। फिर उसके बाद रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या है? बहुत आसान है। द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिएबिलिटी of free space is called as relative permeability, is called as relative permeability। relative permeability का फॉर्मूला है μ/μ0, permeability of any medium to the permeability of free space। फ्री स्पेस एयर की permeability है ना। कुछ इसका याद आ रहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसका एनालॉगस कौन था, इसके जैसा कौन था? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वो याद है, उसमें एप्सिलॉन आर लिखने लगाया था मैंने तुमको, उसको रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी था वो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को वही चीज़ है वो। इट इज़ एनालॉगस टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। इट इज़ अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये एक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इट इज़ अ यूनिटलेस
एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ये एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। आया समझ में? कितना है? t-1 t के ऊपर चेक करो एक बार, मैंने लिखाया था क्या? देख लो ना, b इक्वल्स टू म्यू 0 ni। मैंने बोला था ये वाले फॉर्मूले से निकालना हमेशा। b का डायमेंशन क्या है? m1 l0 म्यू नॉट a1, और ये r हो जाएगा l1, ये -2 हो जाएगा l1 ही 6। अच्छा -2 हो रहे हैं आप, और a -2 नोट्स में गलत आ गया, फिर वो प्रिंटिंग एरर। चलो हुआ, नेक्स्ट। ठीक है, 5.4.3 रिलेशन बिटवीन, इधर ध्यान दो रे, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमीएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। ये टॉपिक अपने को स्टडी करना है, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। पावर टाइम भी होने में आ रहा, जल्दी जल्दी निपटा देता उसको मैं। देखो, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इमेजिन करिए आप, लोहे की रिंग है, और उसको आपने क्या करे, प्लास्टिक से पूरा इंसुलेट कर डाले, जैसे होता है ना लैमिनेशन करना, उस टाइप का। इसको कहते हैं रोलैंड रिंग, रोलैंड रिंग। फिर उसके ऊपर मैंने क्या किया, वायर को लपेटा, ऐसा टोरॉइड, मैंने उसके ऊपर ऐसा वायर को लपेटा जो करंट कैरी करके लेके जा रहा है। अब जब मैं यहाँ देखता हूँ कि थोड़ी देर के बाद आपका जो रोलैंड रिंग है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि वो क्या हो गया है, मैग्नेटाइज हो चुका है। अब अगर वो मैग्नेटाइज हो चुका है कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर देखता हूँ, वो मान लो B है, तो मैं यहाँ देखता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर दो कारणों से है। एक, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये जो करंट फ्लो हो रहा है आपके टोरॉइड में से, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की ताकत की वजह से है, जो कि हम लोग कहेंगे म्यू 0 ni। याद है ना टोरॉइड का? तो बोले यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, इस रिंग के अंदर, एक तो जो करंट फ्लो हो रहा है टोरॉइड में, और हम जानते हैं टोरॉइड के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उसकी वजह से। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके मैग्नेटाइजेशन की वजह से, और वो मैग्नेटाइजेशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका फॉर्मूला रहेगा म्यू नॉट mz, जहाँ पर म्यू नॉट mz जो कि ये आपका क्या है, मैग्नेटाइजेशन के वजह से तैयार होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। तो यही है आपके पास द कंसेप्ट ऑफ रोलैंड रिंग। अब इसके मदद से अपने को रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट करना है। ये अलग आता है इसके। चलो इधर ध्यान दो, जैसे कि मैं ये इमेजिन करूंगा, इधर ध्यान दो, एक मैग्नेटिक मटेरियल है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है, और वो रखा गया है आपके किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर।
तो वहां जो नेट मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है, मान लो ये B0 और BZ करके मैं देता हूं। बोले B0 नेट मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लो कि कोई भी एक आप सोलेनॉइड कंसिडर, टोरॉइड क्या है सोलेनॉइड, इस पे वायर आपने लपेट के रख दिया, तो भाई मैं बोलूंगा यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो वो दिख रही है वो किस किस चीज की वजह से है। आप बोलेंगे देखो ये जो करंट फ्लो हो रहा है ना, इसने अपने आसपास क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां है B0, और साथ ही साथ ये मैग्नेटाइज हो गया, लोहे की जो छड़ी थी वो भी मैग्नेटिक की तरह बिहेव करी है, तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों की वजह से, जिसको आप ऐसा लिख सकते हैं। मगर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, μ0 इंटू H प्लस μ0 इंटू MZ, लिख सकता हूं ना इसको ऐसा। तो ठीक है भाई, μ0 कॉमन निकालो, तो यहां पर क्या बचा, H प्लस MZ, हाँ H प्लस MZ। अब एक काम करो, H को भी कॉमन निकालो, तो मैं अगर H को भी कॉमन निकाल लेता हूं तो 1 प्लस MZ अपॉन H। अब ये H को इसके नीचे लेके चले जाओ, तो B बाय H इज इक्वल टू μ0 1 प्लस MZ अपॉन H। अब गौर से देखो B बाय H क्या है, B बाय H है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर मीडियम। μ0 क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि एयर या वैक्यूम। 1 प्लस MZ अपॉन H क्या है, काय है ना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये जो मेरे पास रिलेशन आ गया है, दिस इज कॉल्ड एज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। ऑल्सो अगर मैं म्यू को μ0 से डिवाइड कर डालूं तो ये इक्वेशन क्या बचेगा, 1 प्लस काय, और म्यू अपॉन μ0 क्या होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, 1 प्लस काय। तो ये हमारा असल रिलेशन है बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी, ऑल्सो रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। आई के बाद समझ में, आपको समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट है ना।